स्वागत है आपके चैनल विद्यावती एकेडमी में। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि हिंदी के कुछ फैक्ट्स जो कि हम हिंदी व्याकरण की किताबों से छांट करके पढ़ करके आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो आज का भी टॉपिक बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि हमारा थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम इस समय चल रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो थोड़ा सा रूटीन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन। जो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, तो आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन कितने होते हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या होता है और उनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो आइए देखते हैं। उसके साथ ही हम कुछ शब्दों को भी लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं, जो कि शब्द जान करके आप लोगों को मतलब बहुत हैरानी होगी कि ऐसे शब्द भी बनते हैं क्या। बहुत फैक्चुअल है, रिसर्च किया हुआ यह वीडियो है। तो देर ना करते हुए हम आते हैं हिंदी वर्णमाला के व्यंजन पर। आइए देखते हैं व्यंजन। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यंजन का। तो व्यंजन सभी लोग जानते हैं कि साधारणतः जो व्यंजनों की संख्या होती है वह 39 होती है। कितनी होती है मित्रों? 39 होती है। मैंने इसके पहले जब स्वर व्यंजन और आयोग वाह के बारे में बात किया था तो वहाँ पर हमने स्वर की संख्या 11, 2 आयोग वाह और व्यंजन की संख्या 39 आप लोगों को बताया था। लेकिन आज मैं सिर्फ व्यंजन के बारे में बात करूंगा। तो जो व्यंजन है उनकी संख्या 39 होती है। मूल रूप से यदि हम व्यंजन की बात करें तो उनकी जो संख्या है वह 33 होती है। मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। स्क्रीन पे चल रहा है। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन में प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। और इधर वर्गों की बात किया गया है। ये 5 वर्ग हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं और इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। इन 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्पर्श व्यंजन। तो आइए देखते हैं। सभी वर्ण में हल लगा हुआ है, यानी हलंत। क्या लगा हुआ है? हलंत। इसका मतलब यह है कि यह एक क्या है? लिपि चिन्ह। यह एक लिपि चिन्ह है। इसका उच्चारण किया जा सकता है स्वर के माध्यम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क वर्ग। क वर्ग में लिखा गया है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। तो ये हमारे 25 वर्ण हो गए। अब इसके बाद नीचे लिखा गया है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं। अब पूछ दे आपसे क्वेश्चंस कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो वो 4 होती है: य, र, ल, व। स इसमें नहीं आता है। आप लोग ध्यान देंगे कि जो स है वह ऊष्म व्यंजन है। तीनों स की हम यदि बात करें, बड़ा स, मूर्धा स और दंत स, तीनों स की हम बात करें तो ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं और इन्हीं के साथ एक ह है जो ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो ऊपर 25 और 4 कितने हुए? 29, 29, 4, 33। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, यही हमारे मूल व्यंजन है। क्या है? मूल व्यंजन। उसके बाद आगे आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो 4 व्यंजन है यह अकेले नहीं, 2 व्यंजनों के मेल से बना है। कौन कौन सा है? पहला दिया है छ, दूसरा त्र, तीसरा स्र और चौथा ज्ञ। तो ये जो संयुक्त व्यंजन है यह किन किन शब्दों से मिलकर, किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, उन्हें हम देखते हैं। इसको देखने से पहले हम इसी में देख लेते हैं द्विगुण व्यंजन के बारे में। तो द्विगुण व्यंजन ऐसे हैं जो 2, इनका उत्पत्ति अभी नए आधुनिक तौर पर किया गया है। एक ड, एक ढ, ड, ढ, है ना। तो ये हमारे जो है द्विगुण व्यंजन है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों का। तो संयुक्त व्यंजन में ये स्क्रीन पर चल रहा है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं। पहला छ। जो छ है वह 2 व्यंजनों से मिलाकर बना हुआ है। आधा क। आधा क हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क के नीचे हल लगा हुआ है। प्लस मूर्धा स। दोनों को मिला देने से जो वर्ण तैयार होता है वह होता है छ।
आगे है त्र, ये आधा त प्लस र, दोनों को मिला देने से जो वर्ण बनता है वह होता है त्र। दोनों को मिलाने के बाद यह एक अलग अस्तित्व में आ जाता है, इसका एक अलग उच्चारण हो जाता है, लेकिन यह दो वर्णों से मिलकर के बना गया है, इसलिए हम इसे मूल रूप से व्यंजन में शामिल नहीं करते हैं, इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला है स्र, आधा बड़ा स प्लस र, दोनों के मेल से यह स्र बना है। ज्ञ, आधा इय और उसके बाद य, दोनों को मिला करके ज्ञ बना है। क्या बना है? ज्ञ। तो इस तरह से ये हो गए संयुक्त व्यंजन। अब आगे हम देखते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। जैसा कि यहां स्क्रीन पर दिखा रहा है वर्ण, उच्चारण स्थान और वर्ग। वर्ण, उच्चारण स्थान और वर्ग। अब यहां वर्ण में लिखा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब क वर्ग में लिखा है कि जो क वर्ग है वह कहां से बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान कहां है? कंठ। आप लोग हमारे साथ बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। जीभ, दांत, ओठ का यहां पर प्रयोग नहीं किया जा रहा है, मूर्धा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो यह इस तरह से जो क वर्ग है वह उसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, कंठ से बोला जाता है और इसका वर्ग कंठ हो जाता है। फिर आता है च वर्ग। च वर्ग तालु से बोला जाता है। जैसे आप लोग हमारे साथ उच्चारण करेंगे च, छ, ज, झ, ञ। ये उच्चारण करने पर आपकी जो जिह्वा है वो स्पर्श कर रही है तालु को। तालु कहाँ होता है? जो ऊपर वाला दांत होता है उसके दंत मूल के पीछे वाला भाग तालु होता है। तो यहां पर जो च वर्ग है वह तालु से बोला जाता है। अब आता है ट वर्ग। ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा मतलब हमारी जो जीवा है, जीभ है, वह ट बोलने पर मुड़ करके ऊपर तालु के पीछे वाला भाग मूर्धा को स्पर्श करती है। आप लोग बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो पता हो जाएगा। बोलिए ट, ठ, ड। जीभ मुड़ करके पीछे जा रही है और मूर्धा को स्पर्श कर रही है। कर रही है कि नहीं? कर रही है भाई, बोल कर तो देखो। ट, ठ, ड, ढ, ळ। कर रही है ना? बिल्कुल कर रही है। तो ट वर्ग जो है वो मूर्धा से। अब आता है त वर्ग। त वर्ग दंत व्यंजन है, दंत से बोला जाता है। अब कैसे? जैसे आप बोलेंगे त, थ, द, ध, न। ऊपर नीचे दोनों दांतों के बीच में आपके जीभ का अगला भाग टच होता है। त, थ, द, ध, न। हो रहा है ना? तो ये हो गया दंत से बोला जाने वाला व्यंजन। अब अगला है प वर्ग। जब आप प वर्ग का उच्चारण करेंगे तो वहां पर क्या होगा? उच्चारण स्थान ओष्ठ, ओठ से। जैसे प, फ, ब, भ, म। यदि आप हमारे वोटों को देखे होंगे तो सिर्फ इसमें जो काम हो रहा है, कंठ में ध्वनि उत्पन्न हो रही है और सीधे वोट के माध्यम से वो चेंज हो रही है। प, फ, ब, भ, म, है ना? आप लोग उच्चारण करिए, उसके बाद आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से इनके उच्चारण स्थान और वर्ग हैं। ये तो हम जान लिए। अब इसी में आप लोग बोलेंगे कि सर कुछ अनुनासिक व्यंजन भी होते हैं। जी हाँ, अनुनासिक होते हैं। स्क्रीन पर चल रहा है यहाँ पर अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन वही 5 वर्ग से निकल कर आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग से। तो जो क वर्ग का अनुनासिक व्यंजन है वह क्या हो जाएगा? ङ, ञ, ळ, न, म। ये 5 जो है यही 5 अनुनासिक व्यंजन है जिसे हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। अब इनका जो प्रतीक है वह अनुस्वार है। यहां पर मात्रा लगा हुआ है, अंक का अनुस्वार है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये 5 का मात्रा अनुस्वार है। जी हाँ, इनका उच्चारण स्थान अलग अलग तो हो सकता है, लेकिन जो इनका प्रतीक है एक जैसा है। 5 का प्रतीक एक जैसा है। अब कैसे, ये हम आप लोगों को प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे होता है ना जादू जैसा क्लास? बिल्कुल जादू की तरह आप लोगों को लगेगा और हम इसको अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। तो इसका प्रतीक जो है अनुस्वार है। 5 का प्रतीक एक है लेकिन उच्चारण स्थान अलग अलग है। अब जैसे क वर्ग में ङ को बोलेंगे हम तो यह हो जाएगा कंठ से, ञ को बोलेंगे तो यह हो जाएगा तालु से, ड़ को बोलेंगे तो हो जाएगा मूर्धा से, न को बोलेंगे तो हो जाएगा दंत से और म को बोलेंगे तो हो जाएगा वोट से, होंठ से। लेकिन जो इनका प्रतीक है अनुस्वार है। हम एक शब्द में कह सकते हैं अनुनासिक का जो प्रतीक है वह अनुस्वार है। अब इसे प्रूव करने के लिए हम आप लोगों के सामने कुछ शब्दों को लिख करके लाए हैं। देखिए यहाँ दे रहा है हिंदी और इधर दे रहा है संस्कृत। तो हिंदी में यदि हम गंगा लिखते हैं तो गंगा, ग पर अंग का मात्रा है और इधर ग है, गंगा। अब संस्कृत में उसे हम गंगा लिखते हैं तो ग अंग, फिर ग पर आ का मात्रा गंगा,
है ना, यहाँ पर अंगा बीच में लिख दिया गया है। अंगा हिंदी में जब हम लिखते हैं तो उसका प्रयोग अनुस्वार में करते हैं, संस्कृत में हम अंगा को पूरा लिख देते हैं, आधा लिख देते हैं। तो इस तरह से ये गंगा का, ऐसे गंगा संस्कृत रूप हो गया। फिर दूसरा दिया है चंचल। चंचल में भी अनुस्वार लगा है, लेकिन इधर देखें तो आधा इया लगा है। फिर नीचे है कंठ, सभी लोग जानते हैं कंठ में अनुस्वार लगा है, लेकिन इधर आधा ड़ लगा हुआ है। आगे है बंधन, बंधन में अनुस्वार लगा है, लेकिन संस्कृत में आधा न लगा हुआ है। फिर अगला है संपत्ति, में अनुस्वार लगा है, लेकिन इधर आधा म लगा हुआ है। तो यदि हम अनुस्वार है भाई, तो आप कहेंगे कि जब अनुस्वार होता है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। गंगा में यहाँ अनुस्वार लगा है तो इसे हम गंठगा भी लिख सकते हैं, गंडगा भी लिख सकते हैं, हम अड़े वाला भी लगा सकते हैं जब अनुस्वार होता है। ऐसा आप कह सकते हैं ना कि गंगा में यहाँ अड़े वाला भी हम आधा अड़ा लगा देंगे तो भी गंगा पढ़ा जाएगा, क्योंकि अनुस्वार तो अनुस्वार होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम आपको बताते हैं। जैसे गंगा लिखा गया है तो अनुस्वार के बाद जो वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुनासिक उसी का अनुस्वार लगेगा, अनुनासिक उसी का अनुस्वार लगेगा। अब जैसे गंगा, गंगा में ग है अनुस्वार के बाद। अब ग किस वर्ग का है? क वर्ग का। और क वर्ग का अनुनासिक क्या है? अंग है। तो ये हो गया अंग। अब इधर चंचल, चन के बाद च है तो च वर्ग का है, और च वर्ग का अनुनासिक क्या है? इया, यहाँ इया लगा है। कंठ, ठ जो है वह किस वर्ग का है? ट वर्ग का। तो अनुनासिक इधर अनुस्वार किस चीज का लगा है? कंठ में अनुस्वार है, लेकिन यहाँ ठ किस वर्ग का है? ट वर्ग का। और ट वर्ग का अनुनासिक क्या है? अड़। तो यहाँ पर कंठ में आधा अड़ा लगा हुआ है। उसी तरह से बंधन, बंधन में अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन ध जो है किस वर्ग का है? तो त वर्ग का है। तो इधर क्या? आधा न लगा दिए हैं, क्योंकि अनुनासिक त वर्ग का न है। उसी तरह से संपत्ति में प है, प किस वर्ग का है? प वर्ग का है। और प वर्ग का जो अनुनासिक है वह क्या है? म है। तो आधा म इधर संपत्ति में लगा दिया गया है। ये जादू की तरह आप लोग शब्दों को देखेंगे तो आप लोगों को जो वर्तनी शुद्ध करने के लिए आता है, शुद्ध अशुद्ध, उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग देख लेंगे और आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किसके बाद क्या लगाया जा सकता है। इतना ध्यान रखिएगा। तो आज का जो हमारा क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। एक छोटू मोटू सा क्लास था, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है, ट्रिक है, उच्चारण स्थान है, व्यंजन का, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो नॉलेज है ये रिसर्च किया गया है, रिसर्च के आधार पर तैयार किया गया है। बहुत ही अच्छा, हमें तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, तो हम सोचे कि आप लोगों को भी बता दिया जाए। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक तो बनता है यार, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं। लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि इन शब्दों के बारे में आप लोगों के दोस्त भी अच्छे से जान जाए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।